नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है 6 नंबर का है, उसको एक बार यदि आप देख लेंगे, समझ लेंगे जो कि किस किस तरह के सवाल आते हैं और इसकी यदि उसी तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको 100% 6 के 6 नंबर आ जाएंगे। यदि दिए गए बातों को ध्यान में रखें और उसी तरह से प्रैक्टिस करें तो ये आ सकता है। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। ये 6 नंबर का सवाल है। इसमें यदि दिए गए बातों को ध्यान में रखा जाए और उसी तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो आपके ये 6 नंबर 100% आ जाएंगे। तो इसके लिए लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम देखते, सबसे पहले HCF निकालना आता है। HCF जो है, इस कोविड के कारण यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग नहीं दिया गया है, लेकिन HCF आएगा। तो HCF आप निकालने के लिए कई विधियां हैं। यूक्लिड विभाजन विधि भी है, इसमें से यूक्लिड विधि भी विभाजन प्रमेय का द्वारा भी आप कर सकते हैं। आपको उस पे आधारित जो आया करता था, जो कि M और N की तरह इस तरह से, तो वो नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आएगा, लेकिन आपको HCF निकालने के लिए आएगा। तो HCF निकालने के लिए आप जो है इसका प्रयोग करें, HCF निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये 1 से 2 नंबर का आता है। कई बार 3 नंबर में भी आता है, कई बार 2 नंबर में भी आता है, और एक इसमें पूछा जाता है जो कि सम संख्या एवन नंबर का, 2 एवन नंबर का आप HCF निकालिए। तो इसमें किसी आपको दे दिया जो सबसे छोटा परिमेय संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का HCF निकालिए। तो इसके लिए आप मेंटल मैथ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका सहारा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका HCF बन जाएगा। HCF का जो है 1 से 2 नंबर इसमें आते हैं। अब आते हैं अगला जो आता है LCM या HCF निकालने के लिए आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको देखे होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको LCM या HCF निकालने के लिए आता है। तो आप LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लघुत्तम विधि द्वारा आप लोग किए होंगे। जैसे 24 होता है, 24 और 12 का हमें कहेगा निकालने के लिए, तो इस तरह से जो दोनों में लगता है तो 2 से करते। तो HCF और LCM इस तरह से आप निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। ये या तो LCM HCF आएगा, ये भी आ सकता है। तो दूसरा ये हो गया सवाल। तीसरे तरह का आता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर LCM इंटू HCF होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक मौसा और लघुत्तम समापवर्तक लौसा आता है। यानी इसमें होता क्या है, कभी एक संख्या दिया होगा तो नियम यही रहेगा। मान लीजिए जो कि एक संख्या दिया होगा A और B 2 संख्या है, तो इस और LCM दिया होगा, HCF कह रहा निकालने के लिए, HCF मान लीजिए X है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। कोई 2 संख्या दिया होगा तो तीसरा जब निकालेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से सजा ले किसी इसमें A इंटू B और LCM इंटू HCF। इसको कई बार ज़्यादातर ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये बच्चे समझते हैं जो कि कोई और संख्या है। ये जब दिया जाता है, जैसे ऐसे दे दिया जाए 56 और 95 का HCF दिया जाए, जो कि कुछ भी नहीं, इसमें मान लो जो कि कोई और संख्या लेते हैं, ये 2 संख्या है और इसका
एलसीएम दे दिया जाए कुछ भी, तो ये यहाँ पे क्या है, ये ए पहली संख्या है, दूसरी संख्या, दो संख्या दिया जाए, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं। एक ये विधि है, मतलब एक तरह का इस तरह से सवाल का फॉर्मेशन आता है। अगला आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैंने वीडियो भी बना रखा है, डाल रखा है, तो मेरे ग्रुप पे जा कर के आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है ये। तो आप इस तरह के सवाल की 100% प्रैक्टिस करें। ये 2 से 3 नंबर में आता है। इसमें दे दिया जाएगा प्रूव दैट √5 एक इज एन इरेशनल नंबर, या सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको उस तरह से बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। 2 + √3 दे दिया जाए, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो और भी आसान है। एक तरफ √3 अपरिमेय संख्या है, तो √3 इधर ले आना है, √3, और इधर मतलब ये बराबर a/b कर लेंगे। तो √3 को यहीं रहने देना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है ये और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो नहीं कुछ होता है तो इतना भी छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखे परिमेय बराबर में ये अपरिमेय हो जाएगा, √3 अपरिमेय है और ये परिमेय, अपरिमेय बराबर में परिमेय, ये हो नहीं सकता है, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। तो ये बहुत आसान है बच्चों। और एक तरह के और भी आते हैं, आप इस तरह भी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे दे दिया जाए √3, √2 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करो कि जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले से दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे एक साइड में √5 रखें, दूसरे साइड में दूसरे को ले जाए, चेंज करें। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करके ये 2 से 3 नंबर का 100% आता है। ये सवाल जब ये इस तरह का आएगा √3 या √11, तो ये 3 नंबर में आएगा, और कंपोजिट की तरह आएगा तो ये 2 नंबर में आएगा। तो ये 3 या 2 नंबर में आता ही आता है। तो बच्चों इसकी 100% आप प्रैक्टिस करें और ये अपना नंबर जो है सिक्योर करें। 100% ये सवाल आने की संभावना होती है। ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आइए अगला सवाल चलते हैं हम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी आता अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसको जो होता है, अब जैसे 12 है तो कोई बच्चा 12 को ऐसे भी लिख सकता है। इसको किसी ने पहले 6 से पढ़ा, फिर 2 से पढ़ा, फिर 6 दूनी 12, और कोई फिर इसको 3 और 2 से पढ़ा, 3 और 2 से काटा। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब 1 2 1 2 और 1 3 आया। और कोई बच्चा आया 12 को सीधे 4 से बनाया और 3 से बनाया, और 4 को फिर 2 और 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, उसमें भी 3 और 2 2 आया था, 2 2 बार आया था, 3 1 बार आया था, इसमें भी 3 1 बार और 2। कोई बच्चा आया और 2 को लिया ऊपर और 6 को नीचे, तो इस तरह से उसका क्रम अलग अलग हो सकता है। आएगा क्या 12 बराबर, कोई बच्चा ये लिखेगा 2 × 2 × 3, कोई बच्चा आया 12 को लिखेगा 2 × 3 × 2। तो क्रम चेंज है, वही रहा है लेकिन क्रम चेंज है। तो यही कहता अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन आएगा वही। तो ये 1 नंबर का आता है, आपको पूछा जाता है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। तो ये याद रखने की चीज़ है। अब फैक्टर ट्री की रचना, गुणनखंड वृक्ष की रचना, जैसे आपको दे दिया जाए, ये आता है, ये है क्या 32 है, मान लो 32 का ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे दे दिया
2 और या 2 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 16। फिर इस तरह से यहाँ पे खाली छोड़ दिया, यहाँ पे दे दिया 4। तो इस तरह से फिर इसको यहाँ पे 2 और बना करके इस तरह से रचना होता है। तो आपको ये गुणा करके, इसको गुणा करके आपको ये बनाना है 16 कहाँ से हुआ। तो इस तरह से ये गुणनखंड ट्री कहलाता है, फैक्टर ट्री कहलाता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ये भी आता है। अब आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आता है जब आपको पता है जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में दशमलवीकरण पढ़ लेते, जानकारी ले लेते हैं। दशमलव जो होता है परिमेय का होता है, परिमेय का होता है या तो शांत हो या अशांत और आवर्ती हो, यानी 0.5 हो या 0.52 इस तरह से, यानी रिपीटिंग वाला हो। 52 के ऊपर रिपीट लिख सकते हैं, 0.52 लिख सकते हैं। तो ये आता है, यानी या तो पूरी तरह से कट जाए या फिर रिपीट हो जाए, तो ये परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, 0.532, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है और शांत भी नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अशांत और अनावर्ती। तो ये अपरिमेय संख्या में आ जाता है। तो कई बार पूछा जाता है जो कि परिमेय और अपरिमेय में मतलब 2 संख्या दे दिया जाएगा, उसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा, या 2 संख्या दे दिया जाएगा, उसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच में निकालने के लिए भी एक आधा आ सकता है। और दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार देखते ही आपको बना देना है। यदि देखिए इसमें क्या होता है, यदि नीचे में 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 रहे, ऊपर में यदि कुछ भी संख्या रहे, मान लीजिए जो कि 45 है, लेकिन इसको काटने के बाद जो स्मॉल यहाँ पे 5 कॉमन है, इसमें से कट सकता है। तो जो कॉमन है हटाने के बाद, यानी दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है उसको हटाने के बाद 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 नीचे डिनोमिनेटर के रूप में बचे, तो वो जो होगा शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी बचे तो अशांत होगा। नीचे में हर में, यानी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी बचे, कुछ भी हो तो अशांत होगा। और यदि 2 और 5 बच रहा है तो इसका हाईएस्ट जिसका पावर है, मान लो जो कि यहाँ पे 43 है और 2 का पावर 7 है और 5 का पावर 3 है, तो इस दोनों में हाईएस्ट किसका है, 7 है। तो 7 अंक बाद ये दशमलव प्रसार जो है, दशमलव जो है शांत होगा। जिसका हाईएस्ट पावर होगा उतने अंक बाद ये दशमलव प्रसार खत्म होगा। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। एक और आता है जो इसमें मैंने नहीं लिखा, आएगा 6n कभी 0 पर ख़त्म हो सकता है या 7n कभी 0 पे ख़त्म हो सकता है। तो आप देखिए 6n क्या है, 2 तिया 6 है, और ये 2 का n 3 का n, यानी 2 कभी 2 का पावर 1 रखते हैं तो क्या होता है 2 का पावर 2 रखते तो 4, 2 का पावर 3 रखते हैं तो 8, 2 का पावर 4 रखते हैं तो फिर 32। इसी तरह 3 का पावर 1 रखते हैं तो 3 का पावर 2 रखते हैं तो 9,
3 का पावर 3 रखते हैं तो 27, 3 का पावर 4 रखते हैं तो 81। इस तरह से कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होता है। तो जीरो पे समाप्त होने के लिए या तो ये जीरो पे समाप्त हो या ये जीरो पे समाप्त हो, दोनों में से कोई भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए इस तरह का शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है। एक और सवाल बनता है, इसमें कई बार पूछा जाता है, देखते हैं। एक और सवाल बनता है, इसमें बनता है आपको पूछा जाए 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11 प्लस 11 कंपोजिट है या भाज्य है या अभाज्य। तो इसमें देखिए ये सब का गुणा है और यहाँ पे 11 है, तो ये 11 बाहर निकल आया तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 और 11 कॉमन आ गई, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो बचा 1। तो यानी ये जो पूरी की पूरी संख्या है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है ये अभाज्य मतलब इसका जो 11 से एक फैक्टर है, यानी बीच की संख्या 11 से वो डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम थोड़ी ना रहा, ये कंपोजिट हो गया, यानी 11 इसका एक फैक्टर है। तो इसी तरह ये भी सवाल आते हैं। तो हम सारे तरह के सवाल डिस्कस कर लिए। अब हम उम्मीद करते हैं जो कि हमारे बच्चे इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अपना 6 नंबर सिक्योर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।